Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। वेलकम टू द क्लास। तो आज हम कम्युनिकेशन का जो आपका बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे और होपफुली आज आपकी कम्युनिकेशन की जो यूनिट है वो फिनिश हो जाएगी और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे कम्युनिकेशन के वो डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड पार्ट से कम्युनिकेशन में, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्या है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन? और एक क्वेश्चन 5 में से डेफिनेटली क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर फ्रेम होता है, फिर वो चाहे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, सिचुएशनल हो, मैच द फॉलोइंग हो या असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो या फिर उन्होंने आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हो। इसलिए इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम के कंटेक्स्ट में कम्युनिकेशन क्या होता है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो है ही टीचिंग और रिसर्च से रिलेटेड, तो टीचिंग हर फेज में आपको नजर आएगा, रिफ्लेक्ट होगा कि टीचिंग को हर जगह इंक्लूड किया गया है। तो क्लासरूम के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो किसके बीच में होती है? अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो क्लासरूम के अंदर जो सेंडर और रिसीवर होते हैं उसमें जो सेंडर का रोल निभा रहा है वो है आपका टीचर या आपका इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर जो भी है, और रिसीवर कौन है? आपके स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसीवर हैं या जो लर्नर्स हैं वो रिसीवर्स हैं या फिर जो आपके प्यूपल्स जिनको बोला जाता है तो वो आपके रिसीवर हैं। तो इन दोनों के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, मतलब जो टीचर अपना मैसेज देना चाहता है, अपने लेक्चर को, कंटेंट को डिलीवर करना चाहता है, उसे इस तरह से डिलीवर करे कि जो रिसीवर है उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर ले, कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर ले और फिर फीडबैक दे किसी भी तरह से, वर्बल, नॉन वर्बल या अपनी क्लासरूम परफॉर्मेंस से। तो क्या होगा कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। अब उसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि क्लासरूम में होने वाला जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज या थॉट्स है वो इफेक्टिव हो। वो 4 फैक्टर्स हैं बेटा, ये 4 फैक्टर्स आपको अच्छे से क्लियर करने हैं और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होता है। तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई डाउट न रहे इन सब कैटेगरीज को लेकर क्लासरूम की। पहली चीज देखिए, नाम पढ़ लेते हैं इनके, प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स। टीचर को ऐसा क्या करना है कि उसका लेक्चर जो है वो इफेक्टिवली डिलीवर हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैसेज डिजाइन। मैसेज डिजाइन का मतलब यहाँ पे क्या मैसेज है क्लासरूम के अंदर? जो आपका कंटेंट है, जो आपकी क्लास है, जो आपका लेसन प्लान है, जो आज का आपका टॉपिक है, वही आपका मैसेज है। तो उसको, मैसेज को लेकर या आपके टॉपिक को लेकर आपके क्या रूल्स होने चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाने के लिए, वो इस हेडिंग के अंदर आएगा। फिर है प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मीडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहा है और मीडिया की क्या हेल्प ले रहा है। पावर पॉइंट से पढ़ा रहा है, प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा है, मैप दिखा रहा है, क्या कर रहा है वो हम इसमें पढ़ेंगे। और प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग कंड्यूसिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ऐसा कंफर्टेबल, कंपैटिबल एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं अपनी क्लास के लेक्चर के लिए जिससे कि मैसेज उनको अच्छे से समझ आए। तो उस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो हम इस कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो इनको डिटेल में एक बार देखते हैं। फर्स्ट इज आपका प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट देखते हैं, प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर। आपके मल्टीपल चॉइस में भी कई बार ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि आपको क्लोजेस्ट आंसर जो है वो टिक करना पड़ता है। अगर आंसर में मल्टीपल ऑप्शंस हैं तब तो आप 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं टीचर के वो मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऑप्शंस जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक एक ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखिएगा टीचर के कंटेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसकी सब्जेक्ट मैटर में प्रोफिशिएंसी, उसकी सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी सारे पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है, अगर मल्टीपल ऑप्शन में तो हम चूज भी करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात है उसके अपना टॉपिक जो है, अपना सब्जेक्ट है, उसके बारे में उसकी एक्सपर्टीज,
उसको कितनी जानकारी है अपने टॉपिक के बारे में, कितनी नॉलेज है, कितना परफेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट को लेकर, ये उसका डिपेंड करता है, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि उसको कितना अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है, और ये रिफ्लेक्ट करता है उसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट एंड परसेप्शन अराउंड सराउंडिंग्स, उसके खुद को लेकर टीचर के अपने ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, उसको अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अच्छे से अवेयर है, उसे रियलिटी को एक्सेप्ट करना पता है, यानी कि अगर उसे पता है कि उसकी कुछ चीज़ों में कमियां हैं तो वो उन चीज़ों पर काम करेगा, और जो अगर उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जैसे लेक्चर डिलीवरी या फिर अपीयरेंस या फिर क्या बोलेंगे वो, आप जो ऐसे चीज़ें यूज़ करके या एग्जाम्पल यूज़ करके या ऐसे गेम्स प्रोजेक्ट कंडक्ट कराने में आपकी एक्सपर्टीज है, तो वो अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आप उनको यूज़ करके अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे, तो आप जो होंगे, टीचर जो होगा, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से अवेयर होगा। ये इस पॉइंट का मतलब है। अगला पॉइंट देखते हैं, अंडरस्टैंड दी लर्नर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके लर्नर्स, आपका टारगेट ग्रुप, आपके स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। और आप कैसे समझेंगे? अगर इफ यू आर कलेक्टिंग और इफ यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अपने बच्चों के बारे में कलेक्ट कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक एफिशिएंट लेक्चर या एफिशिएंट कम्युनिकेशन डिलीवर करने में आपको मदद मिलेगी। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि उसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है सब्जेक्ट को लेकर। आप ऐसे क्वेश्चंस रेज कीजिए जिससे कि आप जज कर पाएं कि उसको इस सब्जेक्ट के बारे में मालूम है या नहीं है, उसका लर्निंग का स्टाइल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने अपने लर्नर को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में स्टडी किया हुआ है, आप जान रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में, तो फिर आप उन्हीं चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने लेक्चर में। और ऑब्वियसली जब आप उनके इंटरेस्ट की चीज़ों को उनके पोटेंशियल के हिसाब से, उनके सब्जेक्ट की प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से डिलीवर करेंगे तो उन्हें अच्छे समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मान लीजिए मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, और मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बच्चों आप मुझे बताइए, डिफरेंट बच्चों से पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए कि माइक्रो टीचिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर आप फ्लिप्ड लर्निंग के बारे में क्या जानते हैं। अगर मुझे जवाब मिलता है जो कि कुछ रिलेटेड होता है, कि उनको कुछ जानकारी होगी, तो मैं फर्दर उस जानकारी को एनहांस करने की कोशिश करूंगी। और अगर मुझे पता चलता है कि उनको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, इट इज एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक फॉर देम, तो मैं क्या करूंगी, तो फिर मैं उनको शुरुआत से, बिल्कुल स्क्रैच से उस टॉपिक के बारे में समझाऊंगी। इसी तरह मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स की आउटडोर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ज्यादा है कुछ स्टूडेंट्स का, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करूंगी, ऐसी आउटसाइड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करूंगी जिनमें उनको लर्निंग हो, साथ साथ उनका जो इंटरेस्ट है उसको भी ध्यान करके मैं अपने लेक्चर को प्रिपेयर करूंगी, अपने कंटेंट को डिलीवर करूंगी। तो अपने यूजर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ लर्नर्स भी डिफरेंट होते हैं। आप टीचिंग में पढ़ेंगे कि लर्नर्स के जो लेवल्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो सबकी नीड्स को केटर करना, उनको समझने के बाद, ये इस पॉइंट का मतलब है दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड योर लर्नर्स। ये अगला प्रिंसिपल है टीचर्स के लिए। डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। सब अच्छे से जानते हैं कि जब तक जो भी कोई भी प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने कोई चीज, जब तक कि उसकी वर्बल और नॉन वर्बल स्किल्स, वर्बल हम बात कर चुके हैं कौन से होते हैं, रिटन एंड ओरल स्किल्स जो आपके होते हैं, और नॉन वर्बल क्या होते हैं आपके, जो आपके जेस्चरल्स होते हैं, आपके जेस्चरल स्किल्स होते हैं, आपके वर्बल नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट होता है, ये सब आपके नॉन वर्बल, जो आपकी अपीयरेंस होती है ये भी उसमें आती है। तो जो एक टीचर होता है, अगर वो चाहता है कि उसका लेक्चर इफेक्टिवली कम्युनिकेट और डिलीवर हो, तो उसके वर्बल और नॉन वर्बल स्किल्स कम्युनिकेशन के एक्सलेंट होने चाहिए। उसकी लैंग्वेज पे कमांड, ग्रामर पे कमांड, आर्टिकुलेशन, पीच, वॉल्यूम्स, स्पीड, इन सारी चीज़ों पे उसकी कमांड होनी चाहिए, जब तभी उसका लेक्चर जो होगा वो इफेक्टिव होगा। और लास्ट में क्या देखो, नॉलेज अबाउट पेडागॉजी एंड एंड्रागॉजी, दोनों ही वर्ड्स हम डिटेल में टीचिंग में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि पेडागॉजी का मतलब होता है जो ऐसी स्टडीज या ऐसी चीजें जो कि चाइल्ड रिलेटेड होती हैं,
बच्चों से जुड़ी हुई, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ध्यान में रखकर जो चीजें बनाई जाती हैं, जो स्टडी का मेथड अडॉप्ट किया जाता है। और एंड्रोलॉजी होती है जो अडल्ट लर्निंग से रिलेटेड होती है। अडल्ट लर्निंग जिसमें फोकस होता है वो एंड्रोलॉजी होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप एंड्रोलॉजी की अपील यूज कर रहे हैं, मेथड यूज कर रहे हैं या पेडागोजी की, क्योंकि हर लर्नर जैसे मैंने बताया डिफरेंट है। जितने भी पेडागोजी से रिलेटेड चीजें होती हैं वो बच्चों की अवेयरनेस बढ़ाने से जुड़ी हुई होती है, उनकी नॉलेज बढ़ाने से, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करने से, एक्सपोज करने से, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने से रिलेटेड होती हैं। वही जो एडल्ट लर्निंग होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अवेयर होते हैं, उन्हें चीज़ें पता होती हैं, नॉलेज उनका एक बेसिक लेवल सेटअप हो चुका होता है, तो यहाँ पे उनको सिखाया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एनालाइजिंग, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है एंड्रोलॉजिकल अप्रोच में। तो टीचर्स को ये पता होना चाहिए इन दोनों मेथोडोलॉजी के बारे में डिफरेंट, और उसके हिसाब से फिर अपनी टेक्निक जो है वो मेथड जो है वो चूज करना चाहिए। एंड लास्ट क्या है, बी ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर को किसी भी कैटेगरी को लेकर, कोई कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एज ग्रुप, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस, इन किसी भी चीज को लेकर बायस्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि सभी बच्चों को समान ट्रीट करना चाहिए, इक्वल ट्रीट करना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि टीचर्स को ध्यान में रखने होते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अगली कैटेगरी देख लेते हैं, प्रिंसिपल्स फॉर मैसेज डिजाइन। वही जो आप क्लास में अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उसको लेकर आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको लेकर एक वर्ड है, एब्रीवेट, उसका एब्रीवेशन यहाँ खुला है मैंने, ये 5 वर्ड हैं। नाम है इसका स्मार्ट, नेमोनिक्स है ये आपकी स्मार्ट, यानी कि जो आपका मैसेज है वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम्ड होना चाहिए। एक स्पेसिफिक टाइम में डिलीवर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। तो ये एक एब्रीवेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, स्मार्ट। और आगे क्या जरूरी चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं। रेलेवेंट टू दी ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी क्लास को डिजाइन कर रहे हैं, आप अपनी स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपना रिटन मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो आपने आज सोचा है कि आपको बच्चों को कम्युनिकेट करना है उसके अराउंड ही आपका लेक्चर जो है वो डिजाइन होना चाहिए। इधर उधर की बात ना करके प्रिसाइसली आज के लेक्चर में, आज के उस 1 घंटे में आपको क्या अचीव करना है, आपका जो मैसेज है वो उसके हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। प्रॉपरली सीक्वेंस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सीक्वेंस है मैसेज की वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद बच्चों का जो अवेयरनेस है वो जानेंगे और फिर उसको एनहांस करेंगे, सपोर्ट करेंगे अपने एडिशनल मैटर से। यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली सीक्वेंस्ड का मतलब वही है जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में हम पढ़ते हैं कि मैसेज शुड बी या लेक्चर शुड बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये हम टीचिंग में पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि जो हमारे टीचिंग के मेथड्स होते हैं वो हमेशा ये होते हैं कि आपको पहले बच्चों को सिंपल चीज इंट्रोड्यूस करनी है और फिर उसके बाद उसको कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जाना है। फॉर एग्जांपल, आप उसे ग्रेविटी पढ़ा रहे हैं या फिर आप उसे कोई साइंस का टॉपिक पढ़ा रहे हैं कोई और, या फिर आप उसको लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले सिंपल बात इंट्रोड्यूस कीजिए उस टॉपिक को लेकर और उसके बाद फिर उसको बढ़ाइए। हमेशा कठिन और कॉम्प्लेक्स बात या फाइनल रिजल्ट से आप उस चीज को मत बताइए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाइए, नोन टू अननोन जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट, नोन टू अननोन। नोन टू अननोन का मतलब क्या होता है, जो बात बच्चों को पता है पहले उनसे वो पूछिए। क्या आपने इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम आप लोग जानते हैं, या ऐसी कोई बॉडी आप जानते हैं जो इंडिया में फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है? अगर उन्होंने बोला यस यूजीसी, तो आपने उनकी जो यूजीसी की नोन नॉलेज थी फिर उसको फर्दर अननोन नॉलेज जो थी कि यूजीसी कैसे आई, उसकी क्या हिस्ट्री थी, वो क्या काम करती है, क्या बॉडी के सब पार्ट्स हैं, कौन उसको चेयर करता है, इस तरह से आपने उसकी नॉलेज को सप्लीमेंट किया। तो यही प्रॉपरली सीक्वेंस का मतलब है, जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है कि सिंपल टू एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, और क्या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और क्या चीजें होती हैं, इजी टू डिफिकल्ट। इस तरह से जो प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग के उनको इनकॉर्पोरेट कीजिए आप। तो इस तरह से अपने लेक्चर को आप सीक्वेंस कीजिए, डिजाइन कीजिए। यूज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंडेबल टू लर्नर, सिंपल लैंग्वेज जो लर्नर जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए।
क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए ऐसी लैंग्वेज को आप प्लीज यूज कीजिए। टेक्निकल जार्गन्स, एम्बिगुअस लैंग्वेज जो कि कंफ्यूजिंग लैंग्वेज हो, मुश्किल हो, उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हो रहे हो, ऐसा आप यूज नहीं करें अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज जो है वो इफेक्टिवली डिलीवर हो। यूज अप्रोप्रिएट सिंबल्स, सही सिंबल्स का यूज कीजिए जिसके भी मीनिंग जो हो वो सेम हो। और क्या कीजिए, मैक्सिमम यूज ऑफ एग्जाम्पल, मैक्सिमम यूज कीजिए। बच्चों को आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाइए, उदाहरण दीजिए उन्हें, रियल लाइफ ऐसे इंसिडेंट्स बताइए जिससे कि वो रिलेट कर पाए उस चीज को और कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख पाए। तो ये मैसेज को लेकर प्रिंसिपल्स थे बेटा। उसके बाद जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मीडिया। वैसे तो टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स आप टीचिंग में पढ़ेंगे, बहुत सारे एड्स के टीचिंग को सप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा एक बार हम उसको देख लेते हैं कि सेलेक्ट रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मीडिया। आप अपने लेक्चर को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एड्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, आप पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को ग्लोब दिखा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चों में पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप केस स्टडी दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उन्हें फील्ड ट्रिप्स पे ले जा रहे हैं। तो आप कोई भी एड यूज कर सकते हैं अपने मेथड, अपने लेक्चर को डिलीवर करने के लिए, लेकिन जरूरी है कि आपके टॉपिक से रेलेवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो आप मैप्स या ग्लोब का यूज करेंगे तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। किसके कंपैरिजन में, अगर आप वर्बल लेक्चर दे रहे हैं या फिर आप क्या करें, पीपीटी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे वो रेलेवेंट नहीं है। तो जो टॉपिक से रेलेवेंट मीडिया हो उसे आपको सेलेक्ट करना चाहिए, पहला पॉइंट। वेराइटी ऑफ मेथड्स, अपनी मोनोटनी, देखो हर टीचर जो चाहे कितना भी एफिशिएंट हो या कितना भी अच्छा लेक्चर डिलीवर कर रहा हो, हर लर्नर का जो अटेंशन स्पैन होता है वो लिमिटेड होता है। अटेंशन स्पैन का मतलब है आप कुछ टाइम तक ही फोकस कर पाते हैं, उसके बाद आप इधर उधर की बातें सोचने लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली कितना भी अच्छा लेक्चर हो, कितना भी अच्छा कंटेंट हो, थोड़े टाइम के बाद में बोरियत होने लगती है। तो अगर आप अपने लेक्चर में वेराइटी ऑफ मेथड्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडी के साथ और उसके आइस ब्रेकर एक्टिविटी के साथ, और फिर उसके बाद आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर कुछ पॉइंट्स आप क्वेश्चंस के फॉर्म में पुट अप कर रहे हैं अपने बच्चों से ताकि उनकी प्रीवियस नॉलेज जान पाए, फिर आप अपना टॉपिक बता रहे हैं, फिर आप किसी मेथड को एड को यूज कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज कर रहे हो अपने लेक्चर में। तो जब आप वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज करोगे तो आपका जो इंस्ट्रक्शनल मेथड है वो और क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, और जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव हो जाएगा। यूज गुड क्वालिटी मीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई मीडिया यूज कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो गुड होनी चाहिए, यानी कि उसकी अपीयरेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, दिखने में साफ होना चाहिए, क्वालिटी जो है वो डिलीवरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पीपीटी दिखाने स्टार्ट कर दी और नीचे वाटरमार्क आ रहा है, आप वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, आप लाइव क्लास ले रहे हैं, मीडिया का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, बीच में सिग्नल्स वीक हैं, तो इससे क्या होगा, इम्पैक्ट जो होगा वो बेहतर होने के बजाय खराब हो जाएगा। तो हमेशा गुड क्वालिटी मीडिया ही यूज कीजिए। इंटीग्रेट मीडिया इन टीचिंग लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ उसका यूज ही ना करें दिखाने के लिए कि अननेसेसरली आप अपने लेक्चर को हैवी बनाने के लिए या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मीडिया का यूज करें, बल्कि उसको इन्वॉल्व कीजिए, उसको फ्रूटफुली यूटिलाइज कीजिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी बच्चों को सेफ्टी मेजर्स दिखा रहे हैं या कोविड-19 को लेकर आप क्या कर रहे हैं, उन्हें अवेयर कर रहे हैं, तो आपने अपनी क्लास को स्टार्ट किया एक शॉर्ट क्लिपिंग से, आपने 2 मिनट की क्लिप दिखाई और फिर उसके बाद बच्चों को सारी जानकारी दी। तो हमेशा एंड में, इंटीग्रेट का मतलब यह है कि एंड ऑफ द लेक्चर हमेशा कंक्लूड कीजिए चीजों को, उस जो मीडिया को आपने यूज किया था उसे अपने लेक्चर में आपने कैसे डिड्यूस किया उससे कंक्लूजन, या उससे क्या हेल्प की, उसको हमेशा बच्चों को रिलेट करके बताइए कि आपने देखा था मूवी में ये हुआ था और हमने ये सीखा। सो दैट जो मीडिया आपने यूज किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग आप उसको यूज ना करें, बल्कि क्या करें, टीचिंग लर्निंग को एनहांस करने के लिए करें। तो ये मतलब होता है इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और मीडिया से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स का। एंड लास्ट, प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग कंड्यूसिव या कंड्यूसिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट में आप पढ़ा रहे हैं वो क्या हो, एप्रोप्रिएट हो, बच्चों के लिए एप्रोप्रिएट हो, बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो,
ऐसे एटमॉस्फेयर में आप जो है अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे तो वो इफेक्टिव होगा। जैसे क्लासेस शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा बच्चे अगर आपकी क्लास में बैठे हुए हैं तो क्या होगा, लेक्चर जो होगा वो क्वालिटी लेक्चर नहीं होगा। इसके अलावा प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आजकल आपने देखा होगा जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, स्कूल्स होती हैं, उनमें इसको लेकर टीचर्स बड़े इनोवेटिव हो गए। पहले जो टिपिकल अरेंजमेंट होता था वन फॉलोड बाय द अदर, उसको अब चेंज करके ग्रुप सिटिंग का जो है फंडा वो इनकॉर्पोरेट किया गया है क्लासरूम्स में, और इन ग्रुप्स को भी रेगुलरली शफल किया जाता है, जिससे कि आपको टीम वर्क करने की आदत हो, आपको अपने ग्रुप मेंबर्स को रिस्पेक्ट करने की, उनको समझने की, म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग की, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो आप में इनकलकेट हो। तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा क्लमजी भी ना हो और जो क्या हो, टीचिंग लर्निंग को भी सपोर्ट करे। फीडबैक मैकेनिज्म, क्लास में ऐसा ना हो कि टीचर सिर्फ लेक्चर डिलीवर करे जा रहा है और बच्चों को चांस नहीं मिल रहा है अपने फीडबैक देने का कि उस बात को वो समझ गया है या उसके बारे में वो फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहता है। और क्या है, encourage cooperation and healthy competition among students। ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी ग्रुप असाइनमेंट्स टीचर को बच्चों को देते रहने चाहिए, जिससे कि उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो, उन्हें परफॉर्म करने की, लर्निंग करने की और क्या सीखने की जो उनकी कैपेबिलिटी है वो हमेशा पुश होती रहे, उन्हें रहे कि हमें क्या करना है, एक दूसरे से आगे निकलना है, लेकिन हेल्दी वे में। कैसे, अगर आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो उनको टीचर को ऐसी चीज़ें हमेशा अपने लर्निंग एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करते रहनी चाहिए जिनसे उनके बीच में क्या हो, स्टूडेंट्स या लर्नर्स के बीच में हेल्दी कॉम्पिटिशन हो। प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट किसी भी तरह की लर्निंग, अभी यहाँ पर हम लर्निंग के थ्योरीज नहीं पढ़ रहे हैं तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, किसी भी तरह की लर्निंग को इंड्यूस करने के लिए री इन्फोर्समेंट एक बहुत अच्छी फिलॉसफी होती है, एक अच्छा तरीका होता है, जिसमें आप क्या करते हो, रिपीटेटिवली बच्चों को क्या करते हो, मजबूर कर देते हो, लर्नर्स को आप फोर्स कर देते हो आपका मनचाहा बिहेवियर पोर्ट्रे करने के लिए। और आप क्लासरूम में रीइंफोर्समेंट कैसे कर सकते हो पॉजिटिवली, कैसे करेंगे हम रीइंफोर्समेंट, प्रेज करके, बच्चों की तारीफ करके, उनको रिवॉर्ड करके, उनके बारे में अच्छा बोल के, उनको अप्रिशिएट करके। तो इससे क्या होगा, वो जो बिहेवियर अच्छा करते आ रहे थे उसको आगे करेंगे, या फिर आप जो उनसे अच्छा बिहेवियर कराना चाहते हैं उसको वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो रीइंफोर्समेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, बार बार करवा के आप उनसे मनचाहा बिहेवियर जो है आप वो उनसे करवा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में बच्चे आपके आते हैं और आप उनको टाइम से आने वाले बच्चों को आप अप्रिशिएट कर देते हैं, तो आप रोज अगर यही कर रहे हैं इनवेरिएबली, तो क्या होगा, थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे टाइम पे आना शुरू कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक एग्जांपल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का। और लास्ट में नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, ऐसा फियर का या पनिशमेंट का या प्रेशर का एटमॉस्फेयर आपकी क्लास में ना हो, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट की बात करें जिसमें बच्चों का लर्निंग जो है वो अफेक्ट हो, वो आपसे डरे रहें या पनिशमेंट के डर से चीज़ों को आधा अधूरा सीखें, ऐसा माहौल आपको अपने क्लास में नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अचीव नहीं होगा। तो ये 4 जो एरियाज थे ये मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपसे। और लास्ट टॉपिक आपका आज का टॉपिक है मास मीडिया एंड सोसाइटी। इस पे भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, जल्दी से देख लेते हैं इसके बारे में। मीडिया और सोसाइटी, मास मीडिया मैंने आपको बताया था, मास मीडिया ऐसा टेक्नोलॉजिकल मेजर होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका मैसेज पहुंच पाए, और यही सारी उसकी कैटेगरीज होती हैं, इनको हम आगे भी देखेंगे। एक बार देख लेते हैं। अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज हाई रीच, मैंने आपको बताया मास ऑडियंस के पास अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है तो उसका तरीका है मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन। इसमें अलग अलग तरह के मीडियम यूज होते हैं। कैसे होते हैं वो मीडियम, मैंने आपको बताया था, वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कुछ भी हो सकते हैं। तो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या और ऐसे कई सारे मीडियाज क्या हो सकते हैं जिससे हम अपना मैसेज मास ऑडियंस तक पहुंचा पाए, उनको एक एक करके देखते हैं। ये मैंने एक स्लाइड डाली है आपके लिए जिसमें कि उन्होंने बताया हुआ है कि किस टाइम पे कौन सी चीज आई। जैसे मोबाइल फोन 2000 स्टार्ट हुए, इंटरनेट ऑलमोस्ट 90s में स्टार्ट हुआ, टेलीविजन कब आया, रेडियो, सिनेमा। तो ये जनरल एक स्लाइड है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये इन्होंने कुछ फायदे मैंने इसमें ऐड किए हैं मास मीडिया के, कि मास मीडिया क्या रोल प्ले करता है सोसाइटी में।
तो देखिए जब हमें कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचानी हो, या हमें लोगों को किसी चीज़ को लेकर एजुकेट करना हो, या उन्हें एंटरटेन करना हो, तो इन 3 चीज़ों को लेकर ब्रॉडली जो होता है वो मास मीडिया को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आज ही कंटेक्स्ट में बात करें कि कोविड-19 से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो सारी कंट्री को बतानी है, तो क्या मैं वर्बल या टेलीफोन के माध्यम से उनको ये बता पाऊंगी? नहीं, मैं मास मीडिया में न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, इन किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करके उनको इन्फॉर्म करूंगी, एजुकेट करूंगी। एंटरटेनमेंट हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हम इन्हीं मेथड्स के थ्रू, इन्हीं मोड्स के थ्रू क्या होते हैं, एंटरटेन होते हैं। मूवीज जो होती हैं वो ब्रॉडकास्ट होती हैं, एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो आप देख पाते हो। तो मास मीडिया का मेन पर्पस लोगों को इन्फॉर्म, एजुकेट और एंटरटेन करना है, और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ों से अवेयर कराना। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लासरूम के कंटेक्स्ट में क्या है कि क्लासरूम के कंटेक्स्ट में मास मीडिया का रोल क्या होता है, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मोर एंटरटेनिंग, मोर इन्फ्लुएंशियल, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम मास मीडिया यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम कोई जनरल लेक्चर दे रहे हैं और मैंने नॉर्मली वर्बल लेक्चर दे दिया, वहीं मैंने लेक्चर के साथ साथ आपको 2 क्लिप्स दिखा दी, एक पीपीटी दिखा दी, एक शॉर्ट स्टोरी दिखा दी, या कोई वर्बल मैसेज मैंने आपको सुना दिया, तो आपकी क्या हुई, टीचिंग लर्निंग, हमने पढ़ा ना इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज करने से इंप्रूव होती है। तो वहां पे क्लासरूम में इसका पर्पस क्या है, टीचिंग लर्निंग में बहुत सारे मेथड्स यूज करना, जिससे कि क्या हो, क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव हो। तो ये एक ब्रीफ इंट्रो था इसका। अब हम पढ़ लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ मीडिया क्या हैं, टाइप्स ऑफ पॉपुलर मीडिया क्या हैं। तो एक क्वेश्चन जो आजकल पूछा जा सकता है और 1-2 बार पूछा है, रिसेंट जो बन रहा है, जनरली हम बात करते थे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, लेकिन इस बार पिछले कुछ टाइम में एग्जामिनर ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में भी पूछ लेता है, या आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है कि ट्रेडिशनली मीडिया जो था, या पर्पज ऑफ जो कम्युनिकेशन था मीडिया के थ्रू, वो कैसे होता था। तो उस टाइम पे आप जानते हैं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मास ऑडियंस को लेक्चर्स डिलीवर या कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी। तो वो कैसे तरीकों से जाती थी, देखो ये सारे नाम आपने सुने होंगे, आई एम श्योर। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है तो आपको पता होने चाहिए। कुछ बड़े लेजेंड्स जो हैं उनकी कहानियां सुना के, रिडल्स एंड जोक पूछ के, नुक्कड़ नाटक जो स्ट्रीट प्लेज होते हैं आपके, आज भी आपने देखा होगा स्ट्रीट प्लेज जो होते हैं, लोगों को इकट्ठा करके आप बता रहे हो उन्हें किसी सोशल टॉपिक के बारे में, तो वो होते हैं नुक्कड़ नाटक। नौटंकी दिखाना, और क्या करना, ख्याल और कथा म्यूजिकल फॉर्म में या फिर कहानी सुना के। पपेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, पपेट्री के फॉर्म में भी आप क्या करते हो, कोई मैसेज ही कन्वे करते हो, किसी तरह की आइडिया, नॉलेज, ये सब शेयर करते हो। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक तरह से कम्युनिकेशन का मोड थी ट्रेडिशनली। तो ये कुछ नाम है जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि ट्रेडिशनली क्या होता था। अब हम आ जाते हैं धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ, प्रिंट मीडिया आया। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है जो भी प्रिंटेड इंफॉर्मेशन आप देखते हैं वो। अब वो आप कैसे देखते हैं, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, लीफलेट, ब्रोशर्स, जर्नल्स, बुक्स, नॉवेल्स, यानी जो भी आप छपा हुआ, लिखा हुआ चीज देखते हैं और उससे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो है आप अचीव करते हैं, वो होती है आपकी प्रिंट मीडिया। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब होता है कि जो भी आपको टेलीकास्ट हो रहा है, आप टीवी पे, रेडियो पे, चैनल्स में जो आप टेलीकास्ट होकर देख रहे हैं, मूवीज से आप देख रहे हैं, वीडियो गेम्स में, इंटरैक्टिव गेम्स आजकल जो होते हैं उनमें आप देख रहे हैं, वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपकी देखने की और सुनने की दोनों ही सेंसेस को हिट करता है, और इसीलिए वो ज्यादा लोगों को अपील करता है, क्योंकि इसके लिए इवन इलिटरेट जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो भी उस चीज को समझ सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें पढ़ने में अगर कठिनाई है, डिफिकल्टी है, तो आप सुन के और देख के भी चीजों के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं, और ये उसका रेलेवेंस है कि ये इलिटरेट लोगों के लिए भी क्या होता है, फ्रूटफुल होता है। आउटर मीडिया, अब आउटर मीडिया का मतलब क्या होता है, देखो ये नई चीज है। आउटर मीडिया का मतलब ये है कि घर से बाहर ऐसी कौन सी चीजें हैं पब्लिकली जिनसे आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। तो आप देखते हो ना
कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो बिल बोर्ड्स होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हैं, उन पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उन पे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं। तो ये बैनर्स, ब्रोशर्स, पोस्टर्स, ये किसका एग्जांपल है? आउटर मीडिया का। याद रखिएगा ये आउटर मीडिया का, यानी घर से बाहर जो पब्लिक है वो कैसे चीजों को देखती है। अब वो किसी सोशल कॉज को भी लेकर हो सकता है, नया कोई चेंज हुआ है सोसाइटी में उसको लेकर भी हो सकता है, किसी नए, आप देखते हो ना कई बार नए जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो वहां पर लिखे हुए होते हैं, कई बार नए पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं उनके बारे में लिखा होता है, कई बार कोई नई फैसिलिटी, कोई नई बस ट्रेन सेवा स्टार्ट होने वाली हो उसके बारे में लिखा होता है। तो घर से बाहर निकलकर आपकी अटेंशन अट्रैक्शन लेने वाली ऐसी मोड्स जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो आते हैं आउटर मीडिया में। ट्रांजिट मीडिया, एक जगह से दूसरी जगह को जाना बोलते हैं ट्रांजिट। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तब भी ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि आप मैकडोनल्ड या सबवे से जब अपना ऑर्डर कलेक्ट करते हो तो उसके साइड में अगर मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है या कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो कहीं भी ट्रैवलिंग के दौरान ये फॉर्म्स लिखी हुई हैं जो आपको मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपका ट्रांजिट मीडिया होता है। फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, जिस तरह ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट है उसी तरह से जो आपका नया मीडिया है, अब क्या है, लेटेस्ट मीडिया की जो फॉर्म है वो क्या है, डिजिटल है। उसमें क्या हो रहा है, हाई स्पीड और क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज करके आप इंफॉर्मेशन को मास तक पहुंचा रहे हैं। यही तो मेन पॉजिटिव बात है। आपने यहाँ इंफॉर्मेशन लिख के टाइप की और एक क्लिक ऑफ द बटन, एक क्लिक पे क्या हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड तक पहुंच रही है। न्यूज़पेपर पहुंचने में भी टाइम लगता है, मैगजीन पहुंचने में, प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन जो हमारा ये डिजिटल मोड है इसमें फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो जाती है हर जगह पर। तो यही है जो नया वाला मीडिया है और इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, वाईफाई, इनके थ्रू। और इससे बहुत सारी चीजें, देखो ये सारी फॉर्म्स है डिजिटल मीडिया की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी चार आपसे बोल देगा इनमें से बताइए कि कौन सी डिजिटल मीडिया की फॉर्म नहीं है, तो आप उसको मेकआउट कर पाए। जैसे कि जितने भी वर्चुअल रियलिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैं, आप मेट्रो स्टेशन जाते हैं, आप अपने कूपन लेते हैं वहां पर, तो आप कैसे लेते हो, डिजिटल मोड में लेते हो। आप कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रेस करते हो, आप कोई ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, आप क्या कर रहे हो, डिजिटल मीडिया का यूज कर रहे हो। आप कैब बुक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप डिजिटल मीडिया का यूज कर रहे हो। आप अपनी बैंक अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हो, आप डिजिटल मीडिया का यूज कर रहे हो। इसी के साथ साथ बहुत तरह के वही बिजनेस जो मैंने आपको बताए वो सारे के सारे आप डिजिटल मीडिया के थ्रू कर रहे हो। तो ये सारी ही चीजें जो हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमारे मीडिया ने इवॉल्व होते होते जो अब करंट जो आपका फेज है वो डिजिटाइजेशन को लेकर है, वो क्या है, आईसीटी, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी जो है, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है उससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो आपसे पूछता है कि नया वाला जो वो है मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन वो क्या है, तो आपको न्यू मीडिया भी यूज कर सकता है वर्ड और डिजिटल मीडिया भी। ये आपका लास्ट टॉपिक है। 3 थ्योरीज हैं मास मीडिया की जो हम डिस्कस करेंगे कि किस थ्योरी ने क्या चीज बोली मीडिया को लेकर। तो पहली जो इंपॉर्टेंट है बेटा उसका नाम है लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी। लिमिटेड इफेक्ट्स जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस थ्योरी के हिसाब से ये पर्सपेक्टिव था कि जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर, प्रभाव है, वो बहुत कम होता है, नो मैटर आप कोई भी मोड यूज करें। इस थ्योरी के हिसाब से, जिसको कि 1940s के अराउंड दिया गया था, पॉल लेजरफील्ड ने इनको दिया था, और ये कहता था कि जितना भी आप चाहो मीडिया से इफेक्ट करने की कोशिश करो लोगों के थॉट्स एंड ओपिनियंस को, लेकिन जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, मिनिमल या लिमिटेड होगा, या इजी लैंग्वेज में कहूँ तो लेस इम्पैक्ट होगा मीडिया का लोगों के थॉट्स और ओपिनियंस पे, इस थ्योरी के हिसाब से। यही कह रहा है मीडिया रेयरली डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स। ये क्या करती है, मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाती है, लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते मीडिया, और इसीलिए मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है लोगों की चॉइसेस और डिसीजंस पे क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी, इफेक्ट किसका है, मीडिया का। इतना ही बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मीडिया के लिमिटेड इफेक्ट यानी कि कम इफेक्ट की बात हो रही है सोसाइटी पे। तो वो जो थ्योरी थी उसका नाम था लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी, और वो अपने जो डिसीजंस हैं वो पर्सनल चॉइसेस और नीड्स के बेसिस पर ही बनाते हैं। वो मास मीडिया में देखकर जो चीजें आप न्यूज़पेपर टेलीविजन में दिखा रहे हैं वो नहीं बनाते हैं। सेकेंड थ्योरी क्लास डोमिनेंट, इंपॉर्टेंट, तीनों ही थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में एक एक लाइन जो है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लास डोमिनेंट थ्योरी ये कहती है कि जो लोगों का पर्सपेक्टिव था मीडिया को लेकर वो ये था कि जो
ये क्लास है हमारी, ये किससे डोमिनेट कर रही है? एलीट क्लास से। एलीट क्लास यानी कि जो टॉप लोग हैं किसी सोसाइटी के, जो टॉप रिच एजुकेटेड क्लास है, वही जो है वो डोमिनेट कर रही है। ये कह रहा है कि जो मीडिया है वो क्या कर रही है, किसके द्वारा कंट्रोल है? ऐसी क्लास के बारे में जो एलीट क्लास है। They shape the decisions and choices of the people by manipulating the displayed content. जो वो दिखा रहे हैं न्यूज़पेपर में या सुना रहे हैं रेडियो पे, वो मैनिपुलेटेड चीज़ें हैं और वही जो है एलीट ग्रुप जो है वो इसको कंट्रोल करता है। और उसके अलावा क्या है? हाँ, यही बात है, एलीट जो है वो उनको कंट्रोल करता है। ये इस थ्योरी के बारे में इंपॉर्टेंट है। और फाइनली कल्चरलिस्ट थ्योरी। कल्चरलिस्ट थ्योरी क्या कहती है? ये थर्ड थ्योरी है जो इवॉल्व थ्योरी है। ये कहती है कि नो मैटर, ये बात सही है कि एलीट ग्रुप जो है वो कंट्रोल कर रहा है मास मीडिया को, लेकिन फिर भी मास मीडिया को लेकर जो फाइनल डिसीजन है वो ऑडियंस का होता है। वो अपने कल्चरल वैल्यूज के हिसाब से, अपने ग्रुप, जेंडर, रेस, रिलीजन के हिसाब से जो है वो उसका मीनिंग इंटरप्रेट करती है और चूज करती है अपने जो ऑल्टरनेटिव्स होती हैं उनको। तो देखो ये कह रहा है, एलीट may decide what to show but the audience decide what to watch out of wider range of options available। ये आज के कंटेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं, ये थ्योरी रेलेवेंट है कि क्या दिखाया जाएगा या आपको सुनाया जाएगा। वो हो सकता है कोई एलीट क्लास कंट्रोल करती हो, ये भी नहीं होता, बट फिर भी अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन आप क्या देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्या एक्सेस करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये जो है वो कल्चरलिस्ट थ्योरी का फंडा था। सो फाइनली देखो एक और पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, बोथ ग्रुप्स ऑफ रिसर्चर फाइंड दैट व्हेन पीपल अप्रोच मटेरियल वेदर रिटन और मीडिया इमेजेस, दे इंटरप्रेट द मटेरियल बेस्ड ऑन देयर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एलीट क्लास। तो ये आपकी 3 थ्योरीज थी और इसी के साथ आपका कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है यूजीसी नेट का वो कंप्लीट हो रहा है। एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कम्युनिकेशन की जितनी डेफिनेशन है या उसका मीनिंग जो है वो आपको पता होना चाहिए और किस वर्ड से वो डिराइव हुआ है। कितने तरह की टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको कॉन्टेक्स्ट, जो कम्युनिकेशन का किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, वो जो है कैटेगरीज पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन में मैंने आपको कुछ स्टडीज बताई थी कि आई कांटेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं और प्रॉक्सिमिक्स किसको बोलते हैं, ये सब नाम आपको पता होने चाहिए। कम्युनिकेशन के सी और एस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या होते हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और क्लासरूम कम्युनिकेशन को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और फाइनली मीडिया और सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट है ये आप अच्छे से पता होना चाहिए। एंड आई होप मैंने इस मॉड्यूल में जो 3 पार्ट्स पे था ये अच्छे से कवर किया है। अगली क्लास में हम कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। That was all for today's session। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है then do like, subscribe and share my channel। Thank you so much and see you in the next session। Bye bye।